Hello, my dear students, my well wishers, my viewers, everyone. This is your own Dr. Ranjan sir. I welcome you all in this channel, RKS Academy Zone. My dear students of Standard 12th, आज मैं आप लोगों को इस क्लास में इंग्लिश पढ़ाऊंगा, इंग्लिश के पोएम्स। तो जितने सारे पोएम्स हमने पढ़ा है, बहुत बेहतरीन कविताएं थी, और आज एक ऐसा कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका शीर्षक है, जिसका टाइटल है द सोल्जर, रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। तो रूपर्ट ब्रूक का जो ये कविता है सोल्जर यानी ये कविता बिल्कुल ही पैट्रियोटिक है, देशभक्त। एक देशभक्त सैनिक क्या होता है? एक देशभक्त। तो उस देशभक्ति के बारे में ये लिखा गया था, और ये कविता खास करके उस वक्त लिखा गया है, उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, फर्स्ट ईयर ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जहां ये कवि खुद भी एक सैनिक का जीवन जिए हैं, तो उनको मतलब काफी हद तक एक्सपीरियंस था सैनिक के बारे में और सैनिक की जो जीवन होती है उसके बारे में। तो इसलिए उन्होंने सैनिक के जीवन से प्रेरित होकर ये कविता जो है द सोल्जर उन्होंने लिखा। तो एक ऐसे सैनिक की मतलब यहाँ चर्चा किया गया है जिसका जन्मभूमि इंग्लैंड है, और वो किस वक्त किस तरीके से अपने जन्मभूमि को याद कर रहा है, किस तरीके से वो कह रहा है, वो सारी व्याख्याएं इस कविता के दौरान हम लोग देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये कविता पढ़ते हैं, फिर यहाँ की चर्चा करते हैं। चलिए। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग इस कविता को जो है पहले पढ़ के देखते हैं। जैसा मैंने कहा अभी आप लोगों से, तो जितने भी मेरे स्टैंडर्ड मतलब 12th के स्टूडेंट्स हैं वो अपने ध्यान बुक्स पे लगाएंगे और लाइन बाय लाइन इस कविता को पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, कविता का शीर्षक है, पुनः मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, द सोल्जर, एंड रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक जो है उनके द्वारा ये कविता लिखी हुई है, और ये एक प्योरली सॉनेट है, सॉनेट। तो दिस पोएम, अगर देखा जाए, द पोएम द सोल्जर इज अ सॉनेट एंड रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। रूपर्ट ब्रूक वॉज बॉर्न इन 1887 एंड डायड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1915 में, उस वक्त उनकी मृत्यु हुई थी। वेयर ही हैड बीन एनलिस्टेड एज अ सोल्जर, तो उनका नाम भी वहाँ दर्ज हुआ था एक सोल्जर के रूप में, चूँकि वो सैनिक का एक जीवन जिए भी थे। तो लेटर द पोएम बिकेम वेरी पॉपुलर ड्यू टू देयर आइडियलिस्टिक पैट्रियोटिज्म, और बाद में ये कविता उनकी बहुत प्रचलित कविताओं में से एक है, और प्रचलित हुआ भी बाद में, क्योंकि ये कविता पूर्णतः जो है ये पूर्णतः एक देशभक्त के बारे में और देशभक्ति के लिए लिखा गया है। तो इस कविता के बारे में हम लोग देखते हैं, पैट्रियोटिज्म जिसको कहते हैं, देशभक्ति के बारे में, और एक सोल्जर की आत्मगाथा यूँ कहा जाए, मतलब उसकी मनोदशा, मन की चिंता क्या हो सकती है, वो लड़ते लड़ते क्या सोच सकता है, एक सैनिक का कितना अपना प्रेम होता है अपने मातृभूमि के प्रति, वो इस कविता के जरिए हम लोग देख पाते हैं। देखिए, इस कविता को पढ़ते हैं। इफ़ आई शुड डाई, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड। देखिए, इफ़ आई शुड डाई, अगर मैं लड़ते लड़ते मर जाऊँ, कवि का ये कहना है। एक्चुअली देखिए, द प्रेजेंट पोएम जो है ना, स्पीक्स अबाउट अ सोल्जर लव फॉर हिज ओन लैंड, और उनका ओन लैंड क्या है, मदरलैंड क्या है, इंग्लैंड। तो ये कविता में एक मतलब कवि एक सैनिक का प्रेम बता रहा है, और सैनिक का प्रेम अपनी मातृभूमि से कैसा है, वो इसका वर्णन हमको इस कविता से मिलता है। द सोल्जर वॉज बॉर्न एंड ग्रीव अप इन इंग्लैंड, और ये सोल्जर जो है कहाँ जन्म लिया, इंग्लैंड में, और कैसे पला बड़ा इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड से, उसकी मातृभूमि से उसका किस तरह का लगाव हो गया था, वो इस स्टैंजा में देखने को मिलता है। क्या कह रहे हैं, देखिए कवि, इफ़ आई शुड डाई, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड। मैं कहीं भी मर जाऊँ, अगर लड़ते लड़ते, कहीं युद्ध का तो कोई सीमा रेखा है नहीं, कहीं मैं लड़ते हुए जाऊँ और मर जाऊँ, और शायद मर जाऊं जब, तो मेरा जो सिर्फ एक दिल में, उस वक्त भी मेरे हृदय में अगर कोई कोना बचेगा कि जिसके लिए, तो वो मेरा क्या होगा, दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड, वो इंग्लैंड के लिए ही होगा। क्योंकि मतलब सोल्जर वॉज बॉर्न एंड ग्रीव अप इन इंग्लैंड, चूँकि दो सोल्जर कहाँ, इंग्लैंड में जन्मे और बड़े हुए वहीं पर पले बड़े, तो उनका लगाव अपने देश के प्रति ये था। इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड, a dust whom England bore, shaped, made aware. Gave once her flowers to love, her ways to roam, a body of England's breathing English air. यानी वो पूर्णतः मतलब महसूस कर रहे हैं कि वो जो मतलब मेरा वहाँ का धूल, उसका मिट्टी जो है, वहाँ के हवा, वहाँ के फूलों की खुशबू, हर एक चीज़ उसके रोम रोम में बसा हुआ है सोल्जर का।
वहाँ कैसे वो रोमिंग, वेज टू रोम, कहाँ रोम मतलब भटकना, कैसे वो भटकते थे उस अपने देश में, उसके खुशबू, फूलों का खुशबू कैसे उनके पास आता था, सुगंध वो कैसे महसूस करते थे, तो उसके बारे में वो जिक्र कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं देखिए, सो ही ऑलवेज रिमेंबर्स द फ्लावर्स, द वेज, द एयर्स, द रिवर्स एंड द सन्स ऑफ हिज ओन मदरलैंड एंड टेल्स अस, और वो सारी चीज़ जो है वो महसूस कर रहा है उस वक्त वो सोल्जर, और क्या कह रहा है, हाउ हिज बॉडी वॉज गिवन टू हिम बाय हिज मदरलैंड, कि कैसे उसका शरीर कैसे मदरलैंड से कैसे अटैच्ड है अपने मातृभूमि से, विच इज़ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड है, जहाँ वो पला बढ़ा, जहाँ के हवाओं में वो सांस लिया। तो इफ़ ही डाइज इन बैटल इन ए फॉरेन लैंड, अगर वो लड़ते लड़ते किसी फॉरेन लैंड में उसकी अगर मृत्यु हो जाए, एंड इफ़ बरिड देयर, और यदि वहाँ दफना भी दिया जाए, आफ्टर डेथ हिज बॉडी विल कंटिन्यू टू बी फॉर हिज मदरलैंड, यानी उसके बाद भी उसका बॉडी जो है ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश है, यानी उसका शरीर कहाँ रहेगा, शरीर उसी धरती पर आकर रहेगा, बसेगा, यानी उसका आत्मा उसी धरती पर उसी मिट्टी में आके बसेगा जहाँ उसका जन्म हुआ था, उस मदरलैंड के प्रति। यानी वो मिट सकता है, लेकिन उसका चाहत, उसका प्रेम अपने मदरलैंड के प्रति वो कभी मिट नहीं सकता है। ठीक है, ये पहला स्टैंजा था। देखिए अब देखिए नेक्स्ट चलते, लाइन आप लोग कविता का देखें, पढ़ें, जो जैसे मैंने अभी बोला था। तो यहाँ पर क्या है, उसको एकदम धीरे धीरे देखना है। यहाँ जैसे हमने देखा रोम इंग्लिश ईयर, उसके बाद वॉश्ड बाय द रिवर्स ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, यानी क्या है, ये जो चीज़ है, वॉश्ड बाय द रिवर्स एंड ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, A body of England's breathing English air, washed by the rivers, blessed by sons of home. उसका शरीर जो अभी मैंने बोला, यानी अगर वो सैनिक कहीं भी लड़ते लड़ते फॉरेन फील्ड में भी अगर दफन हो जाए, वहाँ उसका दम छूट जाए, तो भी वो कहाँ आना चाहेगा, अपने मदरलैंड में, जहाँ पर उसकी वो हवा की खुशबू, जहाँ वो सांस लिया, जहाँ उस नदी में वो अपने आप को, मतलब जहाँ नहाया, जहाँ वो रहा, ब्लेस्ड बाय सन्स, जिसके सूरज की किरण जहाँ उसके शरीर पे गिरा आके, जिसकी हवा, जिसके फूलों की खुशबू उसके नाक में है, सुगंध है, वो उसी धरती पर दोबारा भी आना चाहेगा, यानी उसका रूह वहीं आ जाएगा, वो कहीं भी भले उसके दम घुट जाए या मृत्यु हो जाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यानी ये सैनिक का जो प्रेम है अपने मदरलैंड के प्रति, वो यहाँ हमें देखने को मिला। अब देखिए यहाँ सेकेंड जो इसका पैरा है, यहाँ क्या है, एंड थिंक दिस हर्ट ऑल एविल शेड अवे, अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, यानी जो चिंतन मनन जो उन्होंने सीखा, ये सारा थोड़ा सा यहाँ पर जो है सेकेंड स्टैंजा में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, वी गेट द डिफरेंट आइडियाज़। यहाँ एक सैनिक का एक मनोदशा एक अलग तरीके से देखने को मिल रहा है। दस फ्रॉम द बॉडी इन द फर्स्ट स्टैंजा, जहाँ पर शरीर की बात कवि ने कहा पहले स्टैंजा में कि मरने के बाद उसका जो शरीर जो वहाँ दम तोड़ेगा तो उसका आत्मा रूह कहाँ चला आएगा, तो शरीर लेकर बात कर रहे थे कवि। यहाँ पर क्या बात हो रही है, दस फ्रॉम द बॉडी इन द फर्स्ट स्टैंजा द सोल्जर नाउ गोज to tell us of thoughts which are qualities of mind given by his native land England। तो क्वालिटी ऑफ माइंड, एक सोल्जर की जो क्वालिटी ऑफ माइंड जो है, चिंतन मनन की जो प्रक्रियाएं हैं, जो सोच और समझ की जो बात है, जो उन्होंने अपनी मातृभूमि से सीखा है, वहाँ पलवड़ के जो उन्होंने तालीम हासिल की है, उसकी चर्चा यहाँ हो रहा है। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डेज, तो वहाँ का दृश्य, वहाँ के आवाज़, वहाँ के खुशबू और वो दिन जो सुनहरे दिन जो थे, वहाँ के जो खुशहाल दिने थे, एंड लाफ्टर लर्नड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, तो वहाँ की जो हंसी, दोस्तों से मुलाकात और वहाँ की जो एक जेंटलनेस, एक खूबसूरती जो थी, इन हर्ट्स एट पीस, जो उसके शांति, उसका दिल को छू जाता है, अंडर एन इंग्लिश हेवन। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि सैनिक क्या कह रहा है कि वो जो वहाँ से उसे मिला, उस धरती से मिला, उस मदरलैंड से मिला, वहाँ लोगों से, दोस्तों के बीच की जो हंसी, जो खूबसूरती, वो जो हर्ट्स एट पीस, वहाँ जो दिल की सुकून, जो ठंडक, अंडर एन इंग्लिश हेवन, तो वो जो इंग्लिश हेवन में, वो जो धरती इंग्लैंड की, वो स्वर्ग है उसके लिए।
तो वही स्वर्ग है। तो कवि का कहना था, सोल्जर क्या चाह रहा है कि मरने के बाद भी उसका रूह वही हेवन में जाए, उसी स्वर्ग में जाकर बसे, जो कि उसका मदरलैंड है। आया समझ में? तो ये थी आज की कविता, जिसको हम लोग यहाँ देखे हैं, पढ़े हैं और समझे भी हैं। फिर मैं कहूँगा कि चलिए पहले अच्छे से इसको एक बार आप लोग भी पढ़ेंगे और इसका हार्डवर्ड एज यूजुअल निकालेंगे। चलिए आइए फिर आके फिर चर्चा करते हैं, इसकी फिर बात करते हैं। तो आपने देखा ये काफ़ी बेहतरीन एक कविता है, और इस कविता में जो हमें देखने को मिला, खास करके एक सैनिक की किस तरह का मनोदशा, क्या फीलिंग्स होता है अपनी मातृभूमि की तरफ, अपने मदरलैंड के लिए, वो हमने देखा। एक सैनिक ये कह रहा है कि चाहे मैं कहीं भी दम तोड़ दूं, फॉरेन लैंड में भी हो सकता है, कहीं भी लड़ते लड़ते मेरा दम निकल जाए, फिर भी हो सकता है मैं कहीं दफन कर दिया जाऊं, लेकिन मरने के बावजूद मेरा जो लगाव और मेरा जो अटैचमेंट है वो मेरी मातृभूमि से वो कभी नहीं हट सकता है। मेरा रूह वहां भटकते भटकते उसी मातृभूमि की तरफ आ जाएगा, वही रहेगा, और मैं मरते दम तक वो महसूस करूंगा, वहाँ उस अपनी मातृभूमि की खुशबू को, मिट्टी की खुशबू को, वहाँ की हवा को, हर चीज़ को मैं महसूस करूंगा। ये था इस कविता का एक सारांश। तो हमने देखा, तो मैं यही कहूँगा फिर आप लोगों से कि इस कविता को आप लोग अच्छे से पढ़ें, लाइन बाय लाइन पढ़ें, उसके हार्डवर्ड को निकालें, क्वेश्चन आंसर को बनाएं एज यूजुअल, जो मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से। और अगर कोई दिक्कत हो तो वहाँ आप कमेंट बॉक्स में उसको डालें, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में। चलते हैं, फिर टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।